नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। सर राहुल गांधी बिहार पहुंचे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में 2 चीज़ें हैं शुरुआत से ही मैं समझूँ बजाय भूमिका के। एक तो संविधान अब तक सम्मान के नाम से हो रहा था, संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे थे, लेकिन बिहार में जाते ही ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो गया। एक तो मैं ज़रा इसके पीछे का फैक्ट आपसे समझना चाहूँगा, क्या वजह देख रहे हैं आप? दूसरा राहुल गांधी का बिहार में कल जितनी भी एक्टिविटी हुई, ज़रा एक संक्षिप्त में दर्शकों को एक सार बता दीजिए उसका, फिर हम लोग और उस पर विस्तृत चर्चा करें। राय साहब धन्यवाद। सबसे पहले जो आपने कहा संविधान सम्मान से संविधान सुरक्षा कैसे होगी। देखिए, जो पार्लियामेंट सेशन के बिल्कुल फेग एंड पे जो माननीय गृह मंत्री जी ने कथित तौर पर कहा कि संविधान 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 चिल्लाते, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने एक सो कॉल्ड जो भी एक कैंपेन बिल्ड किया था सरकार के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का ऑफेंस दिखता था संविधान शब्द के प्रति। तो वो जो, चूंकि वो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये बात कही, तो उस और इसमें बिहार के अंदर चुनाव में जा रही है पार्टी, वहां पर आरक्षण और ये सारी बातें एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रही है जो भाजपा और आरएसएस की दुखती रंग है। तो इस सारे को मिलाकर के राहुल गांधी ने वहां जब कल बातचीत की, तो ये सारा मामला संविधान की रक्षा और सुरक्षा पर आके खड़ा हो गया। और इसका अगर थोड़ा सा बड़ा रूप आपको देखना हो तो 21 तारीख जो 2 दिन बाद है, वो आपको कर्नाटक में दिखेगी, जहां बेलगावी में बहुत बड़ी जो रैली पहले कैंसिल हो गई थी, आपको ध्यान होगा, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी, आपको याद होगा, नहीं तो अगले दिन सुबह थी वो। तो उस रैली को दोबारा ऑर्गेनाइज करके बहुत बड़े पैमाने पे, और ये सारा कैंपेन अब वहां से लॉन्च होने जा रहा है 21 तारीख को। आपने जो बात कही कि बिहार में कल एक एक जो एक्टिविटी थी, एक एक एक्टिविटी राहुल गांधी की, वो एक कंप्लीट इलेक्शन कैंपेन की लॉन्चिंग थी, इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली। सबसे पहले वो आए, तेजस्वी यादव से एक होटल में मुलाकात की, सारी चीजों को एक ब्रॉड, एक आउटव्यू जो होता है ना, उसको एक समझा। उसके बाद वो सम्मेलन में गए। वहां पर उन्होंने कहा कि जो अभी तक नीतीश कुमार जी, नाम नहीं लिया, बिहार में जो जाति जनगणना हुई है वो सब फर्जी है और हम इसे नहीं मानते। हमारी जब सरकार आएगी, हम दिखाएंगे संसद में, बीजेपी के सामने, आरएसएस के सामने, कि कैसे प्रस्ताव पास किया जाता है, कैसे कानून बनाया जाता है, उसका कैसे लाभ दिया जाता है। प्रत्यक्ष तौर पे उनका ये मानना था कि जो जातिगत जनगणना भी करा लिया आपने, आर्थिक सर्वेक्षण भी करा लिया बिहार में, उसके बाद जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, वो तो हाईकोर्ट में भी स्टे होगी, सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, तो उसका कोई पर्पज नहीं रहा, वो सारी एक्सरसाइज फुटाइल होगी। और जिस तरीके से तमिलनाडु में आपको पता है आरक्षण की सीमा ज्यादा है, तो 9वीं अनुसूची में डल के, तो राहुल गांधी ने पूरी बात जान के नहीं कही कल, ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ सेइंग दैट स्ट्रेटेजिकली, और उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हम ये करके दिखाएंगे। अगर कोई और नेता होता तो वो इस पूरी बात को एक्सप्लेन करता कि किस तरीके से नीतीश ने हमारी मदद से, तेजस्वी की मदद से वो सारा पास किया था, और हमने ये वो किया भी, लेकिन जैसे ही बीजेपी के पास गए नीतीश कुमार, वो सारा ठप हो गया मामला। लेकिन ही स्टॉप शॉर्ट ऑफ दैट। उसके बाद राहुल गांधी वहां से निकले, इसका मतलब दलित, ओबीसी, जो सारा जो इससे लाभान्वित होना है, उस सारे वर्ग को उन्होंने एक एड्रेस किया एक खास अंदाज में। वहां से निकले जो बीपीएससी के छात्र, आपको पता है लगातार आंदोलन कर रहे, वहां पर जाकर उनसे मिले, उनकी सारी बात समझी, और नीतीश कुमार को ये कहा कि साहब आप जो है इन बच्चों के साथ बातचीत कीजिए, इन पे लाठी चार्ज करके इनके साथ जाति मत कीजिए, इनकी जायज मांगे हैं उनको स्वीकार कीजिए, उनको लागू कीजिए। तो एक तरीके से जो आज बिहार का सबसे हॉट मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, उसको जाकर के बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में एक खास तरीके से एड्रेस किया। और वहां से निकलते ही फिर वो लालू और राबड़ी से मिलने गए। तो इस पूरे खेल में जो एक बड़ा मैसेज गया डाउन द लाइन, वो ये है कि जो बार बार कभी कहते हैं ना कि अडानी के चक्कर में विपक्ष बिखर रहा है, इंडिया अलायंस बिखर रहा है, ये हो रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं चलती हैं। उससे एक बात साबित हुई कि जो केमिस्ट्री है लालू परिवार की और गांधी परिवार की, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, वो इंटैक्ट है, वो सॉलिड है, और वो बिहार चुनाव को एक साथ मिलकर के लड़ने के लिए तैयार है। छोटी मोटी पॉलिटिकल पोस्टरिंग होती है, आपको पता है, सीटों को लेकर के, कैंडिडेट्स को लेकर, वो सब चलता रहता है। कल जिस तरीके से राहुल उनके घर गए, जो केमिस्ट्री थी पूरे परिवार के साथ, वो मुझे लगता है नीतीश और मोदी जी के लिए एक चिंता का बड़ा विषय हो सकती है आने वाले समय। एक एक चीज मैं समझू हेमंत सर कि कल नीतीश कुमार का भी, जैसा आपने भी जिक्र किया, नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने कहीं भी, टारगेट कुछ भी किया हो। और बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास उनका जाना, वो तो जो हमारी जब आपकी पहले भी चर्चा हो रही थी, जब वो एम्स में पहुंचे थे
और जिस तरीके से वो तमाम लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो तो उसका भी हिस्सा माना जा सकता है, अगर देखा जाए तो। लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लेना, ये कितना बड़ा मैसेज था? क्या माना जाए कि भविष्य के दरवाजे खुले रखे गए हैं नीतीश कुमार के लिए? और ये भी माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार आज भी ये तय है कि बिहार की सियासत को समझने वाला हर व्यक्ति ये बात कह रहा है कि नीतीश कुमार सुरक्षित नहीं है आज जहाँ है वो। नहीं राय साहब, इसका उल्टा भी देखिए। राहुल हुँ, गांधी नीतीश कुमार का नाम क्यों ले, उनको क्या जरूरत पड़ी है? उनका मेन एनिमी कौन है? उनका एनिमी है मोदी और शाह। उनको तो जो भी टारगेटिंग करनी है कि ये जब से नीतीश कुमार इनके साथ गए, नीतीश कुमार जब इधर से पलटी मार के उधर गए, तब से सारा गड़बड़ झाला हुआ है। तो उनका तो नीतीश से कोई मुकाबला ही नहीं है ना, वो तो मुकाबला केंद्र से मानते हैं। और क्योंकि राष्ट्रीय नेता है, विपक्ष के नेता है, तो उनको सारे का सारा फोकस अपना उधर रखना है। रही बात नीतीश कुमार की, मुझे नहीं लगता कि अब जो कल की केमिस्ट्री में देख रहा था, उसके बाद देखिए तेजस्वी कब तक डिप्टी सीएम रहेंगे। एक चीज तो आप मान के चलिए, जो इंडिया हुँ, अलायंस है, अगर अब नीतीश को वापस लेता है, तो नीतीश को तो और कुछ चाहिए नहीं, उनको तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। पहले भी नीतीश की मदद की उन्होंने, मिला क्या? डिप्टी सीएम। चुपचाप निकल लेते हैं, नीतीश को बताते भी नहीं किस बात से मैं समर्थन करके बीजेपी में जा रहा हूं। तो मुझे लगता है उसका अंत हो चुका है। नीतीश का जो चमत्कारिक इंपैक्ट है वो भी आप लगातार देख ही रहे, स्वास्थ्य के साथ और तमाम कारणों के साथ। और जिस तरीके से पलटू राम की छवि बनी, भाजपा की मजबूरी जरूर है, क्योंकि उनका महाराष्ट्र की तरह एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से बिहार की सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण हो जाए। इसलिए वो नीतीश कुमार को बीजेपी ढो रही है खास अंदाज के अंदर। लालू को, तेजस्वी को, सबको ये पता लग गया, राहुल जी को, कि ये मामला लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इनका जो एजेंडा है बीजेपी का, अमित शाह का, मोदी का, सबका, इवन आरएसएस का भी, जो महाराष्ट्र में गेम किया है, इनका पूरा गेम वो है कि वहां सबको निपटा करके किसी तरीके से अपनी सरकार बनाई जाए, जो उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया। असली पेंच यहां फंसेगा। लेकिन नीतीश कुमार की अब ना बार्गेनिंग कैपेसिटी बची है ना कुछ। आप देखिए, दो एलआई हैं जिनके ऊपर मोदी की सरकार टिकी हुई है, एक चंद्रबाबू नायडू, एक ही। चंद्रबाबू नायडू जो चाहते हैं ले जाते हैं, जो आर्थिक पैकेज चाहिए, जो योजनाएं चाहिए। लालू, अपने नीतीश कुमार इनके एलआई है। चाहते तो इस जो जातिगत आरक्षण और ये सारी चीजें थी, जाति सर्वे, आर्थिक आरक्षण जो भी था, इसको वो 9वीं से अनुसूची में डालने की बात तो कर सकते थे। बात भी नहीं की उन्होंने कभी मोदी के साथ। तो बिहार की जनता को क्या मिला? आपको तो मुख्यमंत्री कुर्सी मिल गई, बिहार की जनता को क्या मिला? फिर आपको एक महत्वपूर्ण एक नारा याद होगा प्रधानमंत्री का, जब मंच पे गाया करते हो कि कितने लाख करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, इतना। वो पैकेज कहाँ है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात किया करते, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो विपक्ष के पास नीतीश का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो टारगेट करेगा सीधा मोदी को। अगर टारगेट करना है नीतीश को, तो उसको तो तेजस्वी करेंगे, राहुल गांधी क्यों टारगेट करे उसको? और मुझे नहीं लगता कि जो आप तमाम सोशल मीडिया चैनलों पे और जगह तमाम जगता है कि नीतीश आज पलटी मारेंगे, कल मारेंगे। नीतीश की अब पलटी मारने की कोई हैसियत नहीं बची है। उनका सारा सिस्टम, विधायक दल, संसदीय दल, कंप्लीटली मोदी और शाह के नियंत्रण में है। केवल वो इस बात को इसलिए ढो रहे हैं कि चुनाव तक कोई गलत मैसेज ना जाए एक खास वर्ग में, शेड्यूल कास्ट में, अति पिछड़ों में, उस तरीके का। जिस दिन चुनाव हो जाएगा उसके बाद आप नीतीश की हालत देख नहीं, लीजिएगा। और जो आपको एक नाथ लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? लगता है कि अब इस परिस्थिति से कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि नीतीश के देखिए, सामने आज जो सबसे बड़ा संकट है, वो तो यही है कि भई हमारी पार्टी को 100% ही तोड़ लेंगे और एक नहीं कइयों एग्ज़ाम्पल हैं भाजपा के पास। नहीं तो उसके बावजूद भी नीतीश बाज नहीं आ रहे ना। हुँ, नीतीश को ये बात जब उधर गए थे इनको छोड़ करके, क्या ये बात तब नहीं पता थी? चुनाव का तो वही समय फिक्स है, बीजेपी के हुँ, सारे कारनामे सबको पता है। उसके बावजूद वो गए ना वहां पर, तो ऐसी तो कोई मजबूरी रही होगी ना। बड़ी खुशी खुशी तो नहीं गए होंगे। तेजस्वी कोई उनको उस तरीके से इस बार ब्लैकमेल भी नहीं कर रहे थे, आर्म ट्विस्टिंग भी नहीं कर रहे थे। बहुत स्मूथली सरकार भी चल रही थी। रोजगार की भी बात थी, तेजस्वी जिस तरीके का करते, 1.25 लाख बच्चों को रोजगार और तमाम चीजें। उसके बाद जो ये सर्वेक्षण वाली बात थी, जातिगत सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, वो सारी चीजें हुई ना। उसके बावजूद नीतीश कुमार को क्या पड़ी थी, तो वही बेहतर जानते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो भी 100% जो मोदी जी का स्टाइल है बीजेपी का, वो आर्म ट्विस्टिंग करके सारा गेम करवाया गया रातों रात, लोकसभा चुनाव हुँ, के मद्देनजर, और वो सारी चीजें। तो कुल मिलाकर हुँ। के आज की तारीख में नीतीश बीजेपी के लिए, जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना, सिटिंग डक है। उनका लाभ उठाना है और उनको फिर निपटा देना है। ये उतनी सी स्थिति है जो एक नाथ शिंदे के साथ हुआ, जो इनके पुराने जितने भी एलाइज है, सुखबीर बादल का देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला का देख लीजिए, मायावती का देख लीजिए, गिनते जाइए आप। तो उस श्रेणी में नीतीश कुमार बहुत जल्दी आने वाले हैं,
अगर वो बीजेपी के साथ वो इसको कंटिन्यू रखते हैं। और आज की तारीख में जब नीतीश को लालू को ये पता है कि प्रदेश के अंदर एक माहौल है खास तरीके का, तो वो उसको एनकरेज करके अपने बेटे को सीएम बनाना चाहेंगे। वो नीतीश को सीएम क्यों बनाना चाहेंगे? पिछली बार भी जो इनका प्रदर्शन था तेजस्वी का, थोड़ा सा ही तो सीटें कम रही थी, तो इस बार उस कमी को पूरा करना चाहेंगे तमाम तरह की चीजों से। तो मुझे लगता है कि नीतीश के निपटाने का पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख रखी है, उसको केवल लागू किया जा रहा है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि चुनाव की घोषणा हो और किस तरीके से जल्दी वो सारा गेम जमाया जाए बिहार में। सर एक चीज और, बिहार में कल राहुल गांधी का जो था, एक एक जरा हम उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी समझ ले। क्या ये चीजें हो सकती हैं कि नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी गए लालू यादव और राबड़ी यादव से मिले, तेजस्वी से उनकी मुलाकात होटल में भी हुई थी, और ये सारी चीजें होने के बाद एक क्लियर मैसेज जो बिहार की सियासत पर ना बोलकर राहुल ने दिया, वो इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दल जैसे ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, इनके लिए क्लियर मैसेज था कि भैया तुम लोग हमारे साथ हो, इंडिया गठबंधन में हो, बिल्कुल सेफ हो। कांग्रेस को फिलहाल स्टेट कांग्रेस का जो है कहीं वो नहीं है, एम नहीं है। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आना चाहती है, केंद्र की आएगी जब तो केंद्र की सत्ता में आएगी, परिवर्तन वहीं से स्टार्ट होगा। तुम लोग बिल्कुल सेफ हो, सब तुम्हारा है। नहीं, राहुल गांधी, आप देखिए राहुल गांधी और बीजेपी में एक बेसिक फर्क है। वो कभी भी पर्सनली अपने किसी भी एलाई को ऑफेंड नहीं करते। आपने कभी उनकी भाषा नहीं देखी हम्म। होगी। अलाइज हम्म। तमाम तरह की उछल कूद करते रहते हैं, किसको लीडर बनाया जाए, मैं नेता बनने के लिए तैयार हूं। ममता तमाम बातें कहती रहती है। राहुल गांधी कभी रिएक्ट भी नहीं करते उसको। उनका जो आत्मघाती दस्ता है वो करता है रिएक्ट, बीच बीच में तमाम तरह की खराबियां करता है। दिल्ली के चुनाव में भी तमाम चीजें कर रहे हैं वो। लेकिन राहुल गांधी हम्म। को आपने नहीं देखा होगा कभी भी ममता को लेकर के कभी किसी अपने एलाई के प्रति वो एक शब्द नहीं बोलते। स्मूथ गोइंग है, उनको पता है कि वो आज लीडर ऑफ पोजीशन है, उनके दायित्व है। वो किसी पद पर इंडिया अलायंस में हो चाहे ना हो, लेकिन बड़ी पार्टी का व्यक्ति होने के कारण सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है एक खास तरीके की। तो ये सारी चीजें वो कभी नहीं करते। वो ये मैसेज क्यों दे? देखिए, जब नीतीश कुमार खुद ही अब उनका सूरज डूबने की तरफ है, तो वो इसकी बुराई राहुल भी क्यों ले, नीतीश भी, वो अपने क्या नाम है, लालू भी क्यों ले, तेजस्वी भी क्यों ले? वो सारे मिलकर के जो बीजेपी करती आई है तमाम स्टेट्स के अंदर, कि एक छोटे एलाई को पकड़ा, उसको यूज किया, उसको डंप किया और अपनी सरकार बना दी, वो केवल इस नैरेटिव पे चलेंगे। प्लस संविधान सुरक्षा का मसला जैसा आपने कहा, उसको उन्होंने टेकअप कर लिया। संविधान सुरक्षा का सीधा सीधा मतलब क्या है? दलित, पिछड़ा और कमजोर वर्ग, उनको जो मिलने वाला आरक्षण से लेकर तमाम सुरक्षाएं हैं, उसको समाप्त आरएसएस और बीजेपी करना चाहते हैं। तो इनके पास नैरेटिव की दिक्कत नहीं है। अपना इंडिया अलायंस के पास नैरेटिव की दिक्कत नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे कहीं भी। सवाल है जो चुनावी मैनिपुलेशन करती है बीजेपी, जो वोट बड़े पैमाने पर वोट काटने का कार्यक्रम है, बड़े पैमाने पर वोट जोड़ने का कार्यक्रम है, उसमें कितनी सफलता मिल पाएगी बिहार में? तेजस्वी के पास ग्रास रूट पे काडर है, हर चीज है। आपने दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मार खाई, सारे एलाइज ने खाई, अति विश्वास के कारण। हरियाणा में बुरे तरीके से पिटे, अति विश्वास के कारण। क्या उन दोनों सबको, दोनों घटनाओं से सबक लेकर के केजरीवाल ने चोरी पकड़ी कि नहीं? दिल्ली में पकड़ ली ना, कि ये वोट कटे, ये नहीं जुड़े। उसकी इतनी सफलता मिली नहीं मिली। लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गए थे, सिंगल लार्जेस्ट होने के बावजूद भी, उनके मन में भी टीस तो है, उनके वर्कर्स में भी टीस है। तो अगर वो केवल इस एक पार्ट का ध्यान कर ले कि किसकी वोट काटी जा रही है, किसकी जोड़ी जा रही है, तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा खेल एक्सपोज हो सकता है। और एक्सपोज ना भी हो तो कम से कम उस पर इफेक्टिव रोक लग सकती है कि आप जहां वोट डालना चाहते हैं, आप सुविधापूर्वक डाल सकते हैं और अपने अपने पसंद की सरकार बना सकते हैं। तो केवल अगर इस लाइन पे भी अगर तेजस्वी और अपने राहुल गांधी काम शुरू कर ले अपने कार्डर्स को लगा करके, तो एक यही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। बीजेपी नीतीश कुमार को जब चाहे निपटा सकती है। क्यों रखे हुए? एक तो वो मैसेज देना चाहते हैं दलितों को कि भाई हमने नीतीश को निपटा दिया अभी से। दूसरा, उनको इस सिस्टम में, क्योंकि सारे प्रशासन सब कुछ नीतीश के हिसाब का है, बीजेपी ने उनको अपने हिसाब से अफसरों को करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो अब वो केवल अपना वो जो खेल जमाते हैं डेटा मैनिपुलेशन का, वोट मैनिपुलेशन का, उसको वो करना चाहते हैं। और अगर अपोजिशन को सफल होना है तो उसको वो रोकना है। अब इसमें कामयाब कौन होता है, ये देखे जाने वाली बात है। कल का जो पूरा कार्यक्रम था वो एक बिसात बिछी है, उसका जो ऑप्टिक्स है वो काफी पॉजिटिव है। आपने भी देखा जिस तरीके से पूरा लालू परिवार उनको रिसीव कर रहा है, गले में वो डाल रहा है, मतलब एक, पहले भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है। उनके घर पे जाते हैं लालू जी के यहाँ, और सोनिया जी के साथ बड़ी अच्छी है। और लालू
बहुत चंद नेताओं में से एक हैं जो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गए, कभी नहीं गए। अडवाणी जी की रथ यात्रा को भी उन्होंने इफेक्टिवली वहां रोक के दिखाया था। तो ये सारी चीजें जो है राय साहब, ये एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। अब बीजेपी की मैनिपुलेशंस को ये दोनों यूथ, तेजस्वी, लालू जी की तो उतनी अच्छी सेहत नहीं, असली चुनौती तो तेजस्वी और राहुल गांधी देंगे। और इस साल में 2 ही चुनाव है, अभी दिल्ली का है, बाद में बिहार का है। तो समय भी है, सारी चीजें हैं, माहौल भी है, युवा भी सड़कों पे हैं, छात्र सड़कों पर हैं। तो मतलब बिछी हुई है एक तरीके से पूरी की पूरी बिसात, उस पे केवल अपने मोहरे ठीक दिशा में चलने हैं। वो कितना कर पाते हैं वो देखने की बात होगी। एक और चीज़ रही सर, राहुल गांधी कल जो वहाँ सम्मेलन था वो अ, अति पिछड़े बिल्कुल उसके लेकर के टारगेट करके किया जा रहा था। अब मैं समझना ये चाहता हूँ सर कि नीतीश कुमार का जब जिस हिसाब से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना है, खास करके बिहार वाले लोगों का, कि ऑलमोस्ट नीतीश खात्मे पे हैं। तो नीतीश के साथ जो वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के सहारे वो जीतते रहे हैं, अब जब उसमें बँटवारा होगा, तो उस बँटवारे को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो ये देखा गया है कि जिस भी स्टेट में जब ऐसे वोटों का बँटवारा हुआ है, तो भाजपा को ठीक-ठाक लाभ होता है उसका। क्या बिहार में भी ऐसा होगा? क्योंकि बिहार को सियासी रूप से बहुत प्रबुद्ध माना जाता है। ये माना जाता है कि बिहार की चाय की दुकान पे भी जो चर्चा हो रही होगी, वो देश के किसी भी हिस्से में होने वाली चर्चा से बहुत अच्छी चर्चा होती है। नहीं, बिल्कुल आप राय साहब सीख रहे हो। इसका जवाब भी आपकी पिछली टिप्पणी के अंदर निहित है। नीतीश कुमार का सूर्य डूब रहा है, उसके बावजूद भी आपने देखा एक शब्द नीतीश के बारे में ना तो आज तक तेजस्वी ने ऑफेंसिव बोला है, कभी भी। अलग अलग होने के बाद भी उन्होंने ऑफेंसिव नहीं बोला, क्योंकि उनको हुँ, पता है कि इनका एक बेर मिनिमम वोट बैंक है, आप कुछ भी कहो। और जब तक मुख्यमंत्री है तब तक तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उसको क्यों ऑफेंड किया जाए? लेट पीपल डिसाइड कि भाई नीतीश जी अगर जा रहे हैं तो उनकी जो विरासत है, क्या वो तेजस्वी को नहीं दी जानी चाहिए? क्या उनकी वोट उनको नहीं जानी चाहिए बीजेपी को देने की बजाय? क्योंकि बीजेपी की हुँ, समस्या वहां भी वही है जो दिल्ली में है या तमाम स्टेट्स में। बीजेपी के पास बिहार में कोई चेहरा ही नहीं, इसलिए भी तो नीतीश को लिए घूम रहे हैं वो। राहुल गांधी कभी नीतीश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे उस तरीके से ऑफेंसिव, ना कभी तेजस्वी ने बोला। और इवन दैट टू दैट एक्सटेंट आप देखिए, लालू जैसा श्रूड पॉलिटिशियन, हिंदुस्तान के सबसे सीनियर और श्रूड पॉलिटिशियंस में से है, पीछे उन्होंने क्या कहा? जब हालांकि कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ये केवल सोशल मीडिया के कुछ जो अति उत्साही साथी है वो करते रहते हैं ये, तब भी उन्होंने ये कहा कि हाँ मेरे दरवाजे खुले हुए नीतीश के लिए। तो वो किसी भी सूरत में 3 फेसेस है अपोजिशन के, लालू, तेजस्वी और राहुल, तीनों ने आज तक नीतीश के बारे में एक भी ऑफेंसिव शब्द नहीं कहा। इसका मतलब स्ट्रेटजी आप उसको उस तरीके से मत लिए कि नीतीश वापस आ सकते हैं। सबको पता है कि नीतीश का सूरज डूब रहा है, उनका जो भी समर्थक वर्ग है उस पर, उसको ऑफेंड करने की बजाय उस पर डोरे डालने की कोशिश है कि देखिए नीतीश जी की तो सेहत ठीक नहीं है, उनको बीजेपी निपटा देगी और हम उनके नेचुरल उस क्लेमेंट है, समाजवादी आंदोलन से लेकर के तमाम। वो सारा गेम है, बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला जा रहा है। नीतीश पर कभी नाम नहीं लेंगे वो, नीतीश की नाकामयाबी उस तरीके से नहीं गिनवाई जाएंगी। सारे का सारा जो ठीकरा है वो बीजेपी पे, मोदी पे, शाह पे, उनकी वादा खिलाफी पे, उनके झूठ के पुलंदों पर। क्योंकि बिहार जैसा आपने कहा, बिहार का व्यक्ति, बिहार की जनता, कुछ भी कहिए आप, वो गरीब हो सकते हैं, कम शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली सबसे अवेयर है वो। मैं हमेशा से ये मानता हूं, बिहार और ईस्टर्न यूपी, वहां से समझदार वोटर कभी नहीं हो सकता, कहीं और प्रदेश में है नहीं। कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में फंस जाते हैं। तो यहां पर इनको स्ट्रेटेजिकली केवल ये करना है कि नीतीश ऑफेंड ना हो, नीतीश को गुड ह्यूमर में रखा जाए, सारा जो अपना जो तोप है उसका निशाना दिल्ली को रखा जाए, क्योंकि दिल्ली के बहुत क्रेडेंशियल्स बिहार में वैसे भी नहीं। तो उन सारे हालात को देखते हुए ये तीनों जने अभी तक काफी ठीक चल रहे हैं। इट्स ए गुड ऑप्टिक्स टू सी। अब आगे कैसे चुनाव बढ़ता है, बीजेपी की मैनिपुलेशंस को कैसे रोकते हैं, अपनी क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्या लोगों को आगे का विजन देते हैं, क्या विपक्ष इसके नीतीश कुमार की बीजेपी क्या क्या नाकामियां गिनवाते हैं, लोग हुँ। इसको कैसे लेते हैं। देखिए, जो सामाजिक समरसता का जो मसला है, जो आरक्षण का मसला है, वो अगर देश में सबसे कहीं इफेक्टिव है तो बिहार में ही है और यूपी में है। तो बिहार के अंदर जिस तरीके से, जिस टोन पे राहुल गांधी ने कल अपना कैंपेन शुरू किया है, इनडायरेक्टली कैंपेन की लॉन्चिंग थी लेकिन इनफॉर्मली थी, तो उस सारे में एक दिशा दिखती है। और वो दिशा ये दिखती है कि बीजेपी के पास वहां पर मुश्किल लड़ाई होगी, और जिस रास्ते पे ये जा रहे हैं वो नीतीश का भी कितना लाभ उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, ये देखने वाली हुँ। चीज है।
लेकिन एक चीज़ मैं लास्ट में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहता हूँ। नीतीश की बात हुई अभी तो आपने कहा कि बार्गेनिंग पावर उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अगर हम बिहार के चुनाव के लिहाज से देखें, तो नीतीश भाजपा के लिए ज़रूरी हैं या भाजपा नीतीश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, नीतीश भाजपा के लिए ज्यादा जरूरी है और इसीलिए संभवतः हुँ, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके उनको वहां से इधर लाया गया है। आर्म ट्विस्टिंग के जरिए है, वैसे वहां कोई आने का रीजन नहीं था। हालांकि ये बात हुँ, कभी बाहर नहीं आएगी कि किन कारणों से उन्होंने रातों रात पलटी मारी, क्योंकि किसी भी तरीके की बयानबाजी भी नहीं। भाई एक हुँ, आप अलायंस छोड़ के जाते हैं, कोई तो कारण हो। आप वो बिल्कुल। कारण तो समझ के ओपनली तो नहीं आया, नीतीश ने कहा तो नहीं, गए क्यों थे तब भी कारण नहीं था। तो उस सारे माहौल के अंदर अब कोई भी व्यक्ति ये बात समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल केवल और केवल नीतीश का प्रयोग करके महाराष्ट्र रिपीट करना चाहती है और उनका एक नाथ शिंदे से भी बुरा हाल कर दिया। देखिए एक नाथ शिंदे तो मंत्री तो बन गए कैसे उनके, हालांकि होम हुँ, मिनिस्ट्री नहीं मिली। यहां तो नीतीश तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते, तो नीतीश का बचेगा क्या? स्वास्थ्य उनका पहले ठीक नहीं, तो उनको कहीं गवर्नर बना के भेजोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो तो डिपेंड करेगा परिणाम क्या आएगा। अगर भाजपा जीती तो अलग स्थिति है, हार गई तो अलग स्थिति। नीतीश को एक चेहरे के तौर पर प्रयोग करके, और बाकी जो बीजेपी की पॉलिसी यूज एंड थ्रो की वो तो सारा देश जानता है। उनका कोई भी एलाई आज कहीं भी एक्टिव हो, जो समय से रहते निकल गया, वही बचा है केवल। जो उनके साथ रहा वो सारे घर बैठे हुए। अब नीतीश उस दिशा में है। ये लोग नीतीश की विरासत को किस रूप में क्लेम करते हैं, इंडिया अलायंस कैसे उनकी चीजों को करते हैं, उस उनके वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखते हैं या जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कल जो राहुल गांधी ने पूरा निशाना साधा और नीतीश का जिक्र नहीं किया, जिस तरीके से तेजस्वी नहीं बोलते, लालू के खिलाफ नहीं बोलते, ऑफेंसिव, उनका मान सम्मान हुँ, रखते हैं, चाचा कहते हैं, जो भी बिल्कुल। करते हैं, तो एक इशारा है। और वो इशारा है कि असली विरोध भाजपा, मोदी और शाह का होगा, आरएसएस का होगा, उनकी सोच का होगा, उनकी नीतियों का होगा। जनता इसको कैसे लेती है, वो जब कैंपेन फॉर्मली शुरू होगा तब देखा जाए। बिल्कुल, ये जो माना जाए कि अगर जिस हिसाब से आपने कहा कि ऑफ़िशियली राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का ऐलान कर लिया है, अब स्ट्रैटेजीज़ प्लान हो रही हैं, अब वो देखा जाए स्ट्रैटेजीज़ किस तरफ जाती हुई देखी जाती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे ये फैक्ट साझा करने के लिए सर। सर, थैंक यू सो मच।